जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे डार्विनवाद। कल हमने स्टार्ट किया था जैव विकास से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे, जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा था वो कल की क्लास में भी कंप्लीट किया और जो भी बचा हुआ है वो आज कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपने पिछला वीडियो मतलब कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि जैव विकास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वहाँ पे। और उसके बाद में आज का जो यहाँ पर ये क्लास रहेगी और इसमें रहेगी डार्विनवाद, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे नव डार्विनवाद, जिसके अंतर्गत आएगा उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, ये दो चीजें जो रह गई थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये कंपलसरी होता है। ठीक है, और बाकी एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे हो सकता है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो आप, या फिर एमपी पटवारी की, या फिर एमपी पुलिस की, या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक सबसे बड़ी और सबसे मेन बात ये जरूरी होती है कि आप किसी भी एग्जाम को किस तरीके से उसको क्वालिफाई करोगे। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपका विजन क्या है, आपका सपना क्या है। ठीक है, यदि आपका जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है या फिर आपका सपना है वो एकदम परफेक्ट है और उसको आप हमेशा विजुअलाइज करते हो, वर्बलाइज करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो एग्जाम है वो एक न एक दिन जरूर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज को ध्यान रखना जरूरी है और उसको ध्यान में रख के फिर यहाँ पे आगे पढ़ाई करना है। और इस तरीके से जब पढ़ाई करेंगे किसी भी चीज को तो वो चीज को कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो याद रहेगा वो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या होता है या फिर डार्विनिज्म क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे जैव विकास पर पूरी डिपेंडेंट है। मतलब पूरा यहाँ पे डार्विन जो भी यहाँ पे बताएंगे वो बताएंगे जैव विकास से जुड़ी हुई सारी कहानी। ठीक है, किसी भी जीव का विकास किस तरीके से हुआ और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वो आगे बढ़े या फिर उनका विकास हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हमने जो कल पढ़ा था वो था लेमार्कवाद। लेमार्कवाद में लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कि किसी भी जीव के विकास की जो कहानी है वो उसके अंगों के जितना ज्यादा उपयोग होगा या फिर उनके अंगों का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना उस जीव का विकास होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया था जिराफ का। जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार उसका जैसे जैसे इस्तेमाल होता गया वैसे वैसे उसकी गर्दन लंबी होती गई। ठीक है, ये पूरा डिटेल में कल देखा था। तो आज उसी टाइप से यहाँ पे डार्विन के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो जैव विकास के बारे में डार्विन के साथ में एक इनका दोस्त भी साथ में था, और डार्विन और वेलेस ये दोनों को इस तरीके से याद रखना है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस और रॉबर्ट डार्विन। अब पूरा याद नहीं रखना है यहाँ पर, तो इधर यहाँ पे याद रखना है केवल वेलेस और इधर यहाँ पर डार्विन, जो हमेशा अपने को याद रहता ही है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे दो दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों ने मिलके एक सिद्धांत दिया और वो किस पर बेस्ड है, तो जैव विकास के बारे में पूरा सिद्धांत दिया है। तो कौन सा सिद्धांत है, जैव विकास के ऊपर इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया है, इसको याद रखना है, जैव विकास। ठीक है, और यहाँ पर इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा इनके दर्शन कर लें कि वेलेस कौन है। वेलेस को सबसे पहले देखो, उसके बाद डार्विन को देखो। तो ये जो दो लोग हैं दोनों ही दोस्त हैं और दोनों ही साइंटिस्ट हैं। ठीक है, दोनों ही वैज्ञानिक हैं और इन दोनों ने मिलके एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, हालांकि सब इनमें जो खास फेमस जो व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, वो था डार्विन, और इन्हीं के नाम से यहाँ पे डार्विनवाद सिद्धांत दिया गया। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों फोटो को याद रखना है और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिद्धांत दिया इन्होंने वो सिद्धांत है क्या। ठीक है, और किस तरीके से दिया, कैसे दिया। तो यहाँ पर आए और सबसे पहले देखें कहानी 1831 से 1836 की। ठीक है, इन दोनों की जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सही तरीके से बस सुनने की जरूरत है और आपको हमेशा याद रहेगी। तो 1831 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, समुद्री यात्रा की। ठीक है, अब समुद्री यात्रा की निकले थे एंजॉय करने के लिए। घर पे कि बहुत सारे टाइप के प्रैक्टिकल कर करके या फिर साइंटिस्ट अपना काम करते रहते हैं, उस टाइप से काम कर करके इंसान कभी कभी थोड़ा सा थक जाता है या फिर बोर हो जाता है। तो उससे क्या है कि थोड़ा घूमने की
जो हैबिट रहती है थोड़ा घूम ले तो माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों ने मूड बनाया कि चलो आज जहाज के थ्रू हम घूम के आए समुद्र में, ठीक है। आज समुद्र की पूरी सैर करेंगे। तो समुद्र में घूमने के लिए निकले तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, समुद्र में जो बारीक बारीक जीव है उन जीवों को देखा, ठीक है। एकदम बारीक बारीक समुद्र के किनारे जब गए तो बारीक बारीक जीव उनको दिखे। तो वहां पे इनको लगा कि यार ये हम तो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, ठीक है, समुद्र की यात्रा के लिए, लेकिन ये क्या चीज है, ठीक है। उन्होंने विचार किया ये बारीक बारीक चीज है क्या, और ये मूवमेंट करती है, ठीक है, हिल रही है इधर उधर। इसका मतलब ये है कि इनको ये लगा कि नहीं ये जीवित है, इसमें जीवन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक चीज उनको दिखी और उसके बाद में उसको इग्नोर किया और फिर जहाज में बैठे और उस जहाज का जो नाम था वो नाम क्या था उसको भी याद रखना है, वो भी पूछ लेते हैं। तो उस जहाज का नाम था बीगल, ठीक है, बीगल। तो ये बीगल जहाज में दोनों बैठे और यहाँ से रवाना हुए। इस जीव को देखने के बाद में जब थोड़ा सा अंदर और गए तो और थोड़ा सा बड़े जीव दिखने लगे उनको, ठीक है, और अंदर गए थोड़ा सा और बड़े बड़े जीव दिखने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जीवों को देखा और बहुत सारे जीवों को देखने के बाद में अब थे वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक थे तो वैज्ञानिक थे तो दिमाग तो लगाएंगे ही, ठीक। तो वैज्ञानिक थे दोनों लोग, दोनों आपस में डिस्कस करने लगे और ये डिस्कशन किया कि यार ये जो जीव है ये जरा सा जीव है, उसके बाद फिर बड़ा दिखा, फिर और बड़ा दिखा और बड़ा दिखा, इस तरीके से बड़े बड़े जीव भी दिखे और बारीक सा जीव भी दिखा। तो एक बारीक से छोटे से जीव से बड़े बड़े जीव किस तरीके से बनते हैं, ये इनके माइंड में क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए, हल निकालने के लिए उन्होंने और अपना थोड़ा सा माइंड लगाया और बहुत सारे रिसर्च किए इन जीवों के ऊपर। और फिर इन्होंने लास्ट में जाके क्या बोला कि किसी भी जीव का जो विकास होता है, एक छोटा सा जीव है यहाँ पर, इससे बड़ा जीव बना, फिर और बड़ा जीव बना और फिर बड़ा जीव बना, इस तरीके से। तो जीव का जो विकास होता है वो किस आधार पर होता है, ठीक है, और कैसे होता है, ये इन्होंने यहाँ पर पूरा समझाया। और ये सारे जो कहानी समझी वो कहाँ पर, एक समुद्री यात्रा के दौरान बीगल जहाज में यात्रा करते हुए इन्होंने पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। अब बात आती है ये कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा सिद्धांत है और क्या सिद्धांत है, ठीक है, ये है। क्योंकि अभी तक सिद्धांत तो अपन ने देखा नहीं, अभी तक ये देखा कि उन्होंने किस तरीके से किया, कहाँ कहाँ किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रखना है। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत ये है यहाँ पर कि प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास होता है, ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास होता है। ये सिर्फ लाइन एक ही लिखी है लेकिन इनका सिद्धांत, इनका विस्तार काफी बड़ा है, ठीक है। अब आइए उनको समझते हैं, इसका पूरा विस्तार को, कि प्रकृति द्वारा चयन जीवों का विकास कैसे होता है, या प्रकृति जीवों को कैसे सिलेक्ट करती है और उनको उनका विकास करती है, ठीक। अब ये यहाँ पर कहानी है। तो इन्होंने ये बोला कि दो प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है, एक प्रभावी एक अप्रभावी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ताकतवर और एक कमजोर, ठीक है। तो प्रकृति क्या करती है, सिलेक्ट करती है जो प्रभावी है, जो ताकतवर है, ठीक है, जो योग्य है, उसको उसका सही तरीके से विकास करती है और उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है। और जो अप्रभावी है और अप्रभावी जो जीव है उनको नष्ट कर देती है, ठीक है। सिंपल फंडा है कि जो व्यक्ति ताकतवर होगा वो अपना अधिकार ले लेगा, छीन लेगा, और जो व्यक्ति ताकतवर नहीं होगा वो अपने खुद के अधिकार से भी वंचित हो जाएगा, वो नहीं ले पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यक्ति जितना ताकतवर होगा वो उतना विकास कर पाएगा, ठीक, और जो नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रकृति भी क्या करती है कि कई जीवों को सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करने के बाद में उनमें से ये देखती है, दो कैटेगरी में बांटती है, एक ताकतवर एक कम ताकतवर, या फिर एक अप्रभावी, ठीक है, ये बोल सकते हैं कमजोर। तो ये सिद्धांत यहाँ पे इन्होंने दिया, ठीक है। अब इसके बाद में स्क्रीन पे एक बार देखें और यहाँ पर ध्यान से देखें इनका जो सिद्धांत है जो किस बुक में प्रतिपादित किया है। सबसे पहले इस बुक का नाम बता दे रहा हूँ आपको। तो वो जो बुक है आपके सामने यहाँ पर है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये क्या है, तो ये एक बुक है, ठीक
ठीक है, ये बुक है जिसके अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत लिखा, पूरा इसका उल्लेख किया, ठीक है, और उसका पूरा वर्णन किया। तो इस तरीके से ये बुक है और इसमें इनके सिद्धांत का उल्लेख है, सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये समझना है। अब यहाँ पर देख लें स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जो जीव वगैरह आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन जीवों को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इनका जो विकास हुआ क्रम से विकास हुआ है, ठीक है। एकदम से सभी पूरा विकास नहीं हुआ है कंप्लीट तरीके से। ऐसा नहीं कि मान लो आज जरा सा है तो कल बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकास हुआ है, ठीक। तो ये है, और इसके बाद में अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके बाद में उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद क्या कहता है, ठीक है। ये तो डार्विनवाद हुआ जो प्रकृति के चयन के आधार पर है, जो ताकतवर जीव होगा वो आगे बढ़ जाएगा, उसका विकास प्रॉपर हो जाएगा, और जो कमजोर होगा उसको प्रकृति नष्ट कर देगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और फिर इन्होंने एक बात और यहाँ पर बोला था डार्विन ने, वो ये थी कि कोई भी जीव या कोई भी जानवर या जीव या मनुष्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी जीव प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है। कोई भी जीव प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में हर कोई व्यक्ति अपने 2 या 3 संतान रखना चाहेगा, मतलब 2 या 3 बच्चे रखना चाहेगा, ठीक है। ये है जो पढ़े लिखे हैं, और बाकी जो अनपढ़ है वो अधिक भी कर सकते हैं। लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले जाएं, ठीक है, 40, 50 साल पहले जाएं, तो वहां पर एक एक व्यक्ति के एक एक जो परिवार में कम से कम 12-12, 15-15 बच्चे भी होते थे, ठीक है। किसी के 7 है, किसी के 8 है, इस तरीके से पूरी एक प्रकार से क्रिकेट टीम टाइप से तैयार होती थी, ठीक है। जो आज फिलहाल में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एक प्रकार से ये समझने की समझदारी आती जा रही और उस पे जनसंख्या पे थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी जीव अधिक से अधिक प्रजनन की क्षमता रखता है या संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, लेकिन प्रजनन तो होता है, ठीक है, अधिक जनसंख्या भी बढ़ती है, लेकिन उसी में उनके अधिकारों को लेके एक प्रकार से उनका संघर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा। नॉर्मली हम ये समझ सकते हैं कि पहले जो जॉब है वो आसानी से मिलती थी, आज उसी जॉब को लेने के लिए लाखों लोग, एक ही पोस्ट के लिए लाखों लोग फॉर्म डाल देते हैं, और उन लाखों लोगों में वहां पे संघर्ष होता है और उसमें से किसी एक को मिलती है, ठीक। तो इसी तरीके से हर जगह भोजन के लिए भी आपस में संघर्ष होता है, जीव जंतुओं में, यहाँ तक प्रकृति से भी संघर्ष होता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इन्होंने पूरा ये समझाया कि किस तरीके से एक जीव का विकास होता है। जो संघर्ष कर पाता है वो जीत पाएगा, जो संघर्ष नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा, सिंपल फंडा है, ये इन्होंने दिया है डार्विन ने, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, और उत्परिवर्तनवाद क्या है थोड़ा सा उसको देख लें। तो आइए दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं और जैव विकास का लास्ट जो सिद्धांत है वो देख लेते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ पर ये जो सिद्धांत है इसका नाम क्या है, उत्परिवर्तनवाद। क्या है, उत्परिवर्तनवाद। अभी तक ये तीसरा सिद्धांत है। हमने सबसे पहले लेमार्कवाद पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में डार्विनवाद पढ़ा, उसके बाद में उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। अब तीनों के यहाँ पर ध्यान रखना है, तीनों के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इनको तीनों को याद रखना है। डार्विन का जो सिद्धांत है या फिर डार्विनवाद है ये किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, ठीक है, नाम से पता है। उसके बाद में जो लेमार्क सिद्धांत है, लेमार्कवाद, ये किसने दिया, लेमार्क ने दिया, नाम से स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, और बार बार क्वेश्चन आंसर में आने, जो पेपर है उस पेपर में आंसर आने वाला या फिर क्वेश्चन आने वाला कौन सा एक टाइप है, वो ये है कि ये जो उत्परिवर्तनवाद है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हर बार कई बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक। और वो क्या बनता है, वो ये आता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि उत्परिवर्तनवाद किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। जैव विकास से संबंधित सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है कई बार, ठीक। इसे देखें कि किसने दिया था उत्परिवर्तनवाद, ये ह्यूगो डी ब्रिज
ध्यान से यहाँ पर पढ़ लेना है, ह्यूगो डी ब्रिज, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और ये कहाँ के थे? तो हॉलैंड के थे ये, ठीक है, कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और उसके बाद में इन्होंने कब दिया था कि 1901 ईस्वी में यहाँ पर ये इन्होंने दिया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, काफी बड़ा नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि ये किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और कब दिया था? 1901 ईस्वी में दिया था, राइट। अब यहाँ पे बात करें कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो किस आधार पर दिया या फिर क्या है सिद्धांत, ठीक। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत क्या है इन्होंने दिया कि जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों के आधार पर न होकर एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी जो नई जातियां बनती है, नए जीव बनते हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो लक्षणों के, जातीय लक्षणों के आधार पर नहीं होती है, ठीक है। जातीय लक्षणों के आधार पर न होकर किस तरीके से होती है कि कोई आकस्मिक कोई बदलाव हुआ, ठीक है, या स्पष्ट या स्थायी कोई बदलाव हुआ तो उस बदलाव के आधार पर भी नई जातियां बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये समझाया पूरा इन्होंने। और इसका एक नॉर्मली एक किसी फैमिली का ले सकते हैं कि कोई एक परिवार है, उस परिवार से जितने भी जनरेशन उनके आगे बढ़ेगी तो जरूरी नहीं कि जैसे उनके पूर्वज थे वैसे ही वो रहेंगे, ठीक है, जैसे पूर्वज थे वैसे ही वो रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई मौसमी परिवर्तन होता है या फिर कोई वायुमंडल का जो परिवर्तन होता है या जिस माहौल में रहते हैं वहां पे जो परिवर्तन होता है या फिर बदल जाता है माहौल, तो इंसान का जो हाव भाव रहता है, व्यवहार रहता है, उनका रहन सहन होता है और उनका फिजिकली जो आगे आने वाली जो संतानें हैं वो भी वैसे ही कन्वर्ट होती है उस माहौल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे पूर्वज है वैसे उसकी संतानें या उसकी परसंतानें ऐसा नहीं होगी और होगी, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हो सकती है। बाकी 99% उनमें बदलाव आता जाएगा और अलग अलग जातियां उनसे बन जाएगी, ठीक है। कभी कभार मान लो कि एक कोई गांव है, उस गांव में पहले कभी एक दो व्यक्ति ही रहे होंगे और उनसे धीरे धीरे करके एक मोहल्ला बना, मोहल्ले से पूरा गांव बना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना, लेकिन पूरे गांव में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर कोई दिखने में अलग है, हर किसी की फिजिकल संरचना अलग है। तो इस तरीके से हर इंसान की क्वालिटी भी अलग है, ठीक। तो ये है इनका कहना उत्परिवर्तनवाद, इसमें पूरा यही समझाया है ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दोनों सिद्धांत है, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, उम्मीद करता हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।